हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है मीनिंग, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड ब्रांचेस। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे। एक टर्म का नाम है बुक कीपिंग और एक टर्म जो आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग। देखिए, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी है। अकाउंटिंग के अंदर जो 7 स्टेप्स आते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, एंड कम्युनिकेटिंग। जब आप इन सातों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। लेकिन जब इनमें से सिर्फ इन 4 प्रोसेस की हम बात करते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक। क्लियर गाइस? और इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनका आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन इस पूरी प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि एक हम तरीके से कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो जो सबसे पहले परफॉर्म की जाती है वो बुक कीपिंग परफॉर्म की जाती है। दैट्स वाई इट इज़ प्राइमरी स्टेज। अगर हम स्टेजेस के बेस पर क्लासीफाई करें, वो जो बुक कीपिंग के बाद आती है अकाउंटिंग, तो सेकेंडरी स्टेज। देखिए, जो एक छोटा क्लर्क होता है वो इसे परफॉर्म करता है, हम बोल सकते हैं क्लर्क। और जो बड़े अच्छी अकाउंटिंग नॉलेज होती है जिनके पास, लाइक सी। तो जो पर्सन, जो क्लर्क अकाउंटिंग, वो जूनियर स्टाफ होता है, बुक कीपिंग करता है जूनियर स्टाफ। और अकाउंटिंग की प्रोसेस को सीनियर स्टाफ परफॉर्म। क्लियर गाइस? इसे करने के लिए किसी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड। बट अकाउंटिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ के साथ जो बुक कीपिंग होती है, क्योंकि हम अकाउंट जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना है, तो रूटीन इन नेचर, ये रूटीन जॉब होती है। इसका जो नेचर होता है वो रूटीन होता है, लेकिन और रिपीटेटिव होता है। लेकिन इसका जो होता है वो एनालिटिकल होता है। इसका मतलब सिर्फ कभी कभी इसे किया जाता है और ये नॉन रिपीटेटिव होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब आगे जो पढ़ेंगे हम, आपने टॉपिक पढ़ा होगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ नॉर्मली देखिए, अकाउंटिंग के यूजर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरनल यूजर्स के अंदर कौन कौन आता है। तो इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं हमारे 3 लोग। सबसे पहला ऑनर,
देखिए, अगर कोई भी बिजनेस का मालिक है, ओनर है या प्रोप्राइटर है, वो जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है और उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, वो ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ के साथ सेकंड जो यूज़र आता है वो आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को देखिए, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। थर्ड आता है एम्प्लॉयज़। अब आप सोचेंगे एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या नीड है, तो वो तो अपनी सैलरी से काम चला सकते हैं। देखिए, अगर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो एम्प्लॉय ये चाहेगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें से उसे बोनस मिले। अगर उसे पता चलता है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ओनर, अपने जो ओनर और मैनेजमेंट है, उनसे बोनस की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता है कि बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो खुद ही बोनस की डिमांड नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? सबसे पहले एक हम पढ़ चुके हैं, आप समझ में आ जाएगा, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, हमने एक एडवांटेज पढ़ा था कि हेल्प्स इन राइजिंग द लोन, कि हम अगर लोन रेज करना चाहते हैं तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि वो किस तरीके से, कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी अकाउंटिंग, आपके अकाउंट्स को रिकॉर्ड्स को चेक करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को पता करके ये पता लगा सकते हैं कि आप उनका लोन रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि जो पर्सन बिजनेस में दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप शेयर्स खरीद सकते हैं किसी की कंपनी में, जो आप अपने बीएसटी में पढ़ेंगे। तो अब सोचिए, अगर आपके पास कुछ अमाउंट है और आप किसी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भी एक ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, जो आप सिर्फ उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। थर्ड, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? देखिए, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो आपको उधार यानी कि ऑन क्रेडिट गुड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर, उधार माल खरीदने का मतलब है कि आप जो उन्हें पेमेंट करेंगे वो कुछ समय बाद करेंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। और क्रेडिटर भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के बाद ही आपको ऑन क्रेडिट गुड्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको मार्केट से उधार माल नहीं मिलेगा। फोर्थ, गवर्नमेंट। ये भी एडवांटेजेस हमने पढ़ा था। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए, गवर्नमेंट को आपकी जो इनकम होती है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, अलग अलग तरह के टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपने भी सुना होगा, करंट में जीएसटी का बहुत ज़्यादा चर्चा में था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम एक डायरेक्ट टैक्स है, और दोनों की ही लायबिलिटी को सेटलमेंट करने के लिए, दोनों की ही कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को और यूजर्स को होती है। रिसर्चर्स, अगर वो बिजनेस ट्रेंड यानी कि इकोनॉमी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, मंदी चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, वो बिजनेस के रिसर्चर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को काम देते हैं। लास्ट आता है आपका कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर्स क्या होता है? अगर किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी। और अगर मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी, इसका मतलब आप क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा, आप जानते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, कि जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं
उन्हें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा यूजर्स को भी हमने बड़ा हेल्पफुल होते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या नेचर और क्या फीचर होने चाहिए। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम रिलायबिलिटी। देखिए, कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल जब होगी जब वो किसी भी एरर से फ्री होगी, यानी कि आपने जो अकाउंटिंग करी है उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो जितने भी उसके यूजर्स हैं उस पर रिलाय कर सकते हैं। अदर ये रिलायबल नहीं होगी। फ्री फ्रॉम एरर्स, साथ के साथ फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस, यानी कि कोई भी पर्सनल पक्षपात बायस नहीं होना चाहिए आपकी अकाउंटिंग के अंदर। जो भी अकाउंटिंग आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई वाउचर, कोई ना कोई एविडेंस होना ज़रूरी है। सेकंड होता है रिलीवेंस। देखिए, रिलीवेंस का मतलब होता है रिलेटेड। रिलीवेंस का मतलब होता है रिलेटेड। रिलीवेंस का मतलब होता है मटीरियल। इसका मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड की गई है वो रिलेटेड होनी चाहिए किस चीज़ से? टू डिसीजन मेकिंग। अगर आप किसी यूज़र को ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसकी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट, इमटेरियल। और साथ के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंस कब होगी? शुड बी अवेलेबल एट टाइम। साथ के साथ वो रिलेटेड हो और टाइम पर अवेलेबल हो, तो ही आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल, रिलेवेंट होगी। थर्ड आता है अंडर स्टैंडेबिलिटी। मतलब कि जिस भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आप जिस भी यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, वो इजीली वो उसे समझ सके। अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो यूज़र्स उसे समझ में नहीं पा रहे हैं तो यानी कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। फोर्थ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो फीचर है विच इज़ लास्ट, कंपैरेबिलिटी। मतलब कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपैरेबल होनी चाहिए, चाहे उसे आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दोनों ही पॉसिबल होनी चाहिए। देखिए, दोनों पॉसिबल कैसे होगी? अगर हम इंटर फर्म की बात करें, बिजनेस टू बिजनेस अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर दोनों ही बिजनेस यूनिट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज़ कर रही हैं तो ही वो कंपैरेबल है, अदरवाइज कंपैरेबल नहीं है। साथ के साथ अगर आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, करंट ईयर के डाटा का प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर दोनों साल आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ नहीं कर रही हैं तो आपके जो डाटा होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो कंपैरेबल नहीं होगा। इन्हें कंपैरेबल बनाने के लिए आपको ये डाटा, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना होगा। चलिए, तो आपका यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।